नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फो कैप्सूल का। इस पर आपको, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा ताकि एज सुन एज पॉसिबल हम आपको और ज्यादा फैसिलिटीज दे पाए। खैर, फिलहाल हम लोग बात करते हैं अपने एनटीपीसी, जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है, जिस पर हम लोग सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं ताकि आपके प्रैक्टिस मजबूत से मजबूत कर दी जाए। इतनी मजबूत कि जितनी जल्दी हो सके एग्जाम हो और आप एग्जाम में जितनी जल्दी हो सके क्वालिफाई कर ले जाए। उसी दौर में, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है, हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो एमसीक्यू का सेशन है, इसमें आपके सामने अब सवाल आएंगे और जो पहला सवाल आपके सामने आने वाला है वो है विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री रूल, यानी कि संसदीय शासन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री जो रूल है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन, अमेरिका यानी कि यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, जो संसदीय शासन का जो प्रावधान है, ये प्रावधान लिया गया है हम लोगों के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन से। यानी जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम लोगों का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, जिसमें एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, आपका संसदीय शासन प्रणाली जैसा। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां के पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम पर जाना जाता है, लोअर हाउस जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम पर जाना जाता है। भारत में उसी अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा और लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा के नाम पर जानते हैं। अमेरिका के संविधान से जैसे मौलिक अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट है, ढेर सारी चीजें वहां से ली गई हैं। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत बढ़िया सी चीज ली गई है, जिसे हम सब लोग कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से सबसे बड़ी बात कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रियम्बल हमारे देश का है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है वो लिया गया, जबकि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट यूएस से लिया गया, लेकिन लैंग्वेज को जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला सवाल था, जिसमें हम लोग ने पूछा कि संसदीय शासन व्यवस्था किससे हासिल किया गया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो हम लोगों का 2 नंबर का सवाल है। सवाल है विच कंट्री हैज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है। यूएस, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, अगर छोटे संविधान की बात करें तो सबसे छोटा संविधान जो है वो है यूएस का, अमेरिका का। ठीक है, याद रखिएगा, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सबसे छोटा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 आर्टिकल्स यानी कि 6 अनुच्छेद रखे गए हैं। और सबसे बड़े संविधान की अगर बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो हमारे देश का है, जिसे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर जानते हैं, जिसको बनाने में ढेर सारे योग्य लोगों ने अपनी अपनी योग्यता और काबिलियत को शेयर किया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो 3 नंबर का सवाल है, और सवाल है हम लोगों का कि विच कंट्री हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस देश का संविधान जो है वो अलिखित है। अलिखित संविधान किस देश का है। ब्रिटेन का, यूएसए का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का। तो ध्यान रखिएगा, अलिखित संविधान जो है, जो हम लोग जिस कैटेगरी में या श्रेणी में रखते हैं, वो हम लोगों का है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, वो अलिखित संविधान के दायरे में आता है। सबसे छोटे संविधान की बात करते हैं तो हम लोग ने अभी कहा था वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अमेरिका का संविधान सबसे छोटा हो जाएगा। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो हम लोगों का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। और इन ढेर सारे देशों के संविधान से हमारे अपने देश के संविधान में ढेर सारी चीजों को शामिल किया गया है, लिया गया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। चौथे नंबर का सवाल है
द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस इज derived from the constitution of which country, यानी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, जो संविधान में संशोधन यानी संविधान बना, लिखा गया, वो अलग बात है कि देश, समय, काल और परिस्थितियां जब बदलेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आज का संविधान है वो कल बदलाव के दौर में आएगा। एक ऐसा समय था जब हम लोग अपनी क्लास में हुआ करते थे और जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। वो होता नहीं, चटाई उटाई टाइप का चीज लेकर जाते थे, जमीन पर बैठकर लिखना, और स्लेट हुआ करता था, दुद्धि एक सिस्टम हुआ करता था, आप लोग शायद उससे परिचित नहीं होंगे, तो उससे लिखा करते थे। धीरे धीरे बदलाव हुआ, समय परिस्थितियां बदली तो संशोधन हुआ, कॉपी किताबें आ गई, फिर धीरे धीरे थोड़ा और संशोधन हो रहा है। अब जो जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं उसमें आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस का दौर आ गया, और भविष्य में तो हो सकता हो कि बच्चे को स्कूल ही ना जाना पड़े, वो घर के अंदर ही पढ़ ले। तो ये समय के साथ, परिस्थितियों के साथ होने वाले संशोधन है जो कि सामाजिक जीवन में भी होंगे। इसी सामाजिक जीवन को कानून में बदला जाएगा, जहां पर हम लोग कुछ चीजों को समझे, कुछ चीजों को जाने, तो उस चीज की बात आ जाएगी। तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान लिया गया है वो हम लोगों के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, यानी हम लोगों का जो आंसर है वो आंसर है साउथ अफ्रीका। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, अगर एक सवाल छोटा सा पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में रखी गई है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल, यहां पे मैं लिख देता हूं, आर्टिकल 368, यानी 368 आर्टिकल में संविधान में संशोधन का प्रावधान रखा गया है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सीखा, अपने संविधान में शामिल किया, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह संविधान की प्रक्रिया का प्रावधान रखा गया, तो आर्टिकल 368 में इस चीज को रखा गया है, ठीक है। दोनों चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है और पूछा जा सकता है, कोई भाई भरोसा तो है नहीं कि हम यही सवाल पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, तो कुछ भी पूछ सकता है भाई, अधिकार है उनके पास, है ना। हमें तैयार रहना है कि आप कुछ भी पूछो, हम उसका आंसर करेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं जो 5 नंबर का है। द प्रोसेस ऑफ इमरजेंसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। आपातकाल की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, हमारे देश में भी आपातकाल है। अब सीधी सी बात है, जब सवाल ही पूछ रहा है कि हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो पहली बात तो हम लोग आंसर ढूंढ लेते हैं। तो जो आपातकाल का प्रावधान रखा गया है वो रखा गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो हम लोगों के जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का इमरजेंसी जिसे कहा जाता है उसका उल्लेख किया जाता है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। भारत के संविधान में जो इमरजेंसी पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास जो इमरजेंसी की पावर, वो 3 तरह की पावर है। एक वो आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 में आता है, जो कि पूरे देश पर लागू होगा, और आर्टिकल 352 का जो आपातकाल है, इमरजेंसी जो है, ये भारत में अब तक 3 बार लागू किया जा चुका है। ठीक, एक बार तब जब चाइना और पाकिस्तान से, दोनों से लड़ाई हो रही थी, यानी 1962 से लगभग 67 के आसपास रखा गया था। फिर इसके बाद 1971 में आया था, ये इंडो पाकिस्तान वॉर था, और फिर 1975 में आया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिन्हें हम लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर जानते हैं, जिन्होंने ये कहते हुए कि भाई देश के जो हालात हैं वो ऐसे हो गए हैं जहां पर संभालना बहुत मुश्किल हो रही है, जिसे आंतरिक अशांति कहा गया, इंटरनल डिस्टरबेंस कहा गया, तो तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा प्रधानमंत्री के इस सुझाव को मानते हुए आपातकाल को घोषित कर दिया गया। ये तो एक हो गया। एक होता है आपका राष्ट्रपति शासन, ये भी आपातकाल की श्रेणी में आता है। तो 356 जो आर्टिकल है वो आपका किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन का होगा,
ये राष्ट्रपति के स्वविवेक पर होता है। राष्ट्रपति का स्वविवेक ध्यान से रखिएगा, राष्ट्रपति का जो स्वविवेक है बेसिकली वो संघीय मंत्री परिषद की विचार है। अगर वो अपनी ओर से और संबंधित राज्य का राज्यपाल इस बात का रिकमेंडेशन देता है कि संबंधित राज्य में कानून व्यवस्था अब नहीं चल पा रहा है, जिसके लिए वर्तमान सरकार दोषी है, तो फिर उस सरकार को निरस्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये कई सारे राज्यों में कई एक बार लगा हुआ है। सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो ये लगा है आपका पंजाब में, और सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया। और तीसरा प्रावधान है आपातकाल का, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है, वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। आर्टिकल 360 में इसको बताया गया है। और अच्छी बात यह है कि वर्तमान समय तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है भारत के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों का जो सवाल है आपातकाल किस देश से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है। हम लोग ने आंसर देख लिया था। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट मीटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड या फ्रांस? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, भारत की बात कर रहा हूं, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, अमूमन ऐसा कोई मुद्दा जिस पर बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कतें आ रही हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान रखा गया है, मतलब संविधान में है, राष्ट्रपति उसको बुलाते हैं। तो ये प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये प्रावधान लिया गया है हम लोगों का ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने संयुक्त बैठक का, ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान रखा है। भारत के अगर बात करें, भारत के किस आर्टिकल में, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में ज्वाइंट सेशन की बात कही गई है? तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात कही जा रही है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की बात कही जा रही है। ठीक है ना, तो किसी मुद्दे पर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, हमेशा ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएंगे, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो करेगा वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहा जाता है। वर्तमान समय में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो मिस्टर ओम बिरला है, जो कि राजस्थान की कोटा संसदीय सीट से जीत कर आए हुए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हम लोगों का 7 नंबर का सवाल है। सवाल है, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और फ्रांस। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, आपको ध्यान होगा अभी कुछ देर पहले तक, 2-3-4 सवाल पहले तक हम लोग चर्चा कर रहे थे, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने बहुत सारी चीजें ली हैं, जिनमें से एक आपका उपराष्ट्रपति का पद भी है। ठीक है, तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और भारत में जो उपराष्ट्रपति है वो वर्तमान समय में मिस्टर वेंकैया नायडू हैं, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है ना, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वो अलग बात है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों के, जो दोनों सभा के जो सदस्य हैं वो हिस्सा लेते हैं। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएस, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कुल मिलाकर फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से किससे लिया गया है? तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक, भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल, जिसे हम लोग 61 कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, आर्टिकल 61 में
इम्पीचमेंट का प्रावधान यानी कि महाभियोग का प्रावधान है। वो एक अलग बात है कि भारत में अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से किसी पर भी इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक राष्ट्रपति के पद पर नहीं आया जिसने संविधान के दायरे से जाकर बाहर जाकर काम करने की कोशिश की हो। और अगर संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोशिश नहीं करेंगे तो इम्पीचमेंट का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो प्रावधान है ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए शुरू में मैं आपसे बता रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब दुनिया भर के संविधान को पढ़ा, ढेर सारी उनमें से चीजें देखी, तो उनको डुअल सिटीजनशिप भी दिखाई पड़ा। अमेरिका में चलता है डुअल सिटीजनशिप वाला, दोहरी नागरिकता, वहां पर राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। लेकिन भारत और अमेरिका के संघ में एक अंतर है। अमेरिका का संघ वहां के राज्यों का एक समझौता है, जबकि भारत का जो संघ है यहाँ के राज्यों का समझौता नहीं है, वो भारत के राज्यों को मिलाया लिया गया है अपने संघ के अंदर। अब अगर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आएगा तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि आप दोहरी नागरिकता लेकर नहीं चल पाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं परेशानी में। भारत का जो संविधान है, भारत की जो नागरिकता है, भारत के जो लोग हैं, भारत की जो संस्कृति है, उसको कहते नहीं अनेकता में एकता वाली बात, वो कहीं ना कहीं पूरी ना हो पाती। इसीलिए तय किया गया कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से हम भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान रखेंगे, ताकि जो संघ शब्द है, यूनियन शब्द है, वो पूरी तरह से अपने आप को जस्टिफाई कर पाए। रूस जैसे देश से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, रूस और जापान जैसे देशों से रियल कॉन्सेप्ट जो है वो आपका रूस से है, तो रूस से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को ग्रहण किया हुआ है। अमेरिका से भी हम लोग ने बताया कि ढेर सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अमेरिकी और ब्रिटिश संविधान से लिया हुआ है, और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से, और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है वो हम लोग ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल है, देखिए हम लोग मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं तो सवाल भी है द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस से। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों के देश में जो ये प्रावधान लिया गया है वो हम लोगों ने रूस से लिया, अभी हमने आपसे बताया था, रूस से लिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, भारत के अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो भारत का पार्ट की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो रही है, सही कर दूं, पार्ट 4A में हम लोगों ने रखा हुआ है। देखिए तो ऊपर लिख गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं, आपके लिए बता देता हूं। ये लिया गया है पार्ट 4 में। ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा पार्ट 4A में। ठीक, और जिस आर्टिकल में से रखा गया है, तो इसका जो आर्टिकल है यानी जिस अनुच्छेद में रखा गया है, आर्टिकल 51A में से रखा गया है। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 के सेक्शन ए में है, और किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 51 सेक्शन ए में से रखा गया है। ठीक है, जिसे हम लोगों ने रूस से ग्रहण किया है, क्योंकि भाई अगर आपको देश अधिकार देता है तो इस बात का भी कहीं ना कहीं उसका मानना है कि देखिए नागरिकों के कर्तव्य भी होने चाहिए। वो अलग बात है कि भारत के संविधान के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है, इन्हें आगे चलकर जोड़ा गया है, और डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है। तो आज के जो सवाल थे वो इतने ही रहे, और 10 सवाल ही हम लोग लेकर आते हैं। तो सवाल जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, और कुछ
उम्मीद की जाती है कि पूछे जा सकते हैं। अच्छी से तैयारियों के लिए अच्छा सा तैयारी कर ले, अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, तो कहीं ना कहीं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग अपनी ओर से कोशिशें कर रहे हैं। आप भी अपनी कोशिश को बदस्तूर जारी रखिएगा और एक बार फिर से इन्फो कैप्सूल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।